गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आप सभी लोगों का आपकी अपनी ALA फैमिली में तहे दिल से स्वागत है। तो आज का सेशंस नया चैप्टर क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम AP के नाम से भी जानते हैं। तो आज करेंगे शुरुआत इस चैप्टर से पहले तो उसके बारे में आज बेसिक आइडिया यानी उसकी बेसिक नॉलेज क्या, उसके पीछे कॉन्सेप्ट हैं तो वो सभी समझ लेते हैं। और उसके साथ तो ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप इसे ज़रूर कमेंट कीजिए और दूसरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो शुरुआत करते हैं, आज देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस होता क्या है। तो एक्चुअल में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक टाइप का सीक्वेंस होता है, यानी एक स्पेशल टाइप के सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस कहते हैं। तो किस तरीके के कोई भी सीक्वेंस दे रखा है, यानी नंबरों का ग्रुप्स हमें दे रखा है, कोई पैटर्न्स दे रखा है, हम किस तरीके से पहचान के उस पैटर्न को बता पाएंगे कि ये AP में है या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो उससे पहले जानेंगे कि सीक्वेंस क्या होता है। तो सीक्वेंस के बारे में देखेंगे, साथ कॉपी पेन साथ ले लीजिए, साथ साथ नोट बना आप नोट करते चलिए। तो इससे क्या आएगा, आपके कॉन्सेप्ट वो क्लियर होते जाएंगे। साथ साथ देखेंगे सीक्वेंस क्या होता है, व्हाट इज द सीक्वेंस। अब इसके सीक्वेंस के बारे में जब भी बात आती है तो सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, यानी ग्रुप ऑफ नंबर्स, कोई भी नंबर्स हैं पर वो ग्रुप ऑफ नंबर्स होने चाहिए। पर उसमें एक बात का हमें विशेष याद रखना चाहिए कि ग्रुप ऑफ नंबर्स है वो लिंक रहना चाहिए किसी एक लॉजिकल रूल से, यानी कोई एक लॉजिकल अप्रोच हो, उसमें कोई एक रूल लग रहा हो, कोई डेफिनेट कोई पैटर्न है, तो वो सभी उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, तो वो सीक्वेंस कहलाएगा। कोई भी नंबर्स अगर किसी भी ग्रुप ऑफ नंबर्स हैं तो वो ग्रुप ऑफ नंबर्स हैं। अब मान लीजिए हम पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसके बाद नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स लेंगे, उससे आपका सीक्वेंस वाला कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक्चुअल में सीक्वेंस होता क्या है, सीक्वेंस आर द सेट ऑफ नंबर्स। सीक्वेंस क्या है, नंबर्स का, बहुत सारे नंबर्स का सेट होता है, ठीक है, विच आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द एनी स्पेसिफिक रूल। वो किसी भी रूल्स को फॉलो कर सकता है। वो कैसा रूल हो सकता है, अब मान लीजिए कि सेट ऑफ नंबर्स शुड हैव ए डेफिनेट लॉजिकल रूल अकॉर्डिंग टू विच दे आर अरेंज्ड, यानी वो कोई लॉजिकल रूल हो सकता है, कोई डेफिनेट रूल्स के हिसाब से वो अरेंज हो सकते हैं। तो कोई भी, ये क्या है, नंबर्स, तो यानी बहुत सारे नंबर्स हैं, उनका जो ग्रुप हमें दे रखा है वो किसी लॉजिकल रूल्स को फॉलो करते हैं अरेंज होने में, तो वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं, सीक्वेंस कहलाते हैं। अब बात इसमें कुछ और पॉइंट और दे रखा है, इट नीड नॉट बी मैथमेटिकली फॉर्मूला। किसी भी सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी मैथमेटिकली फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि कभी कभी लॉजिकल ऐसे रूल्स, कोई लॉजिक ऐसा होता है कि उसका कोई मैथमेटिकली फॉर्मूला नहीं होता है, तो हम उसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते मैथमेटिकली फॉर्मूला। तो इस पॉइंट को भी देखेंगे, ठीक है। इट शुड बी लॉजिकल, वो कैसा भी हो सकता है जब उसका कोई मैथमेटिकली फॉर्मूला नहीं है, किसी नंबर ऑफ हमारे पास ये सीक्वेंस दे रखा, मतलब जो नंबर्स का जो ग्रुप है उसमें कोई अगर पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, तो हो सकता है उसके अंदर कोई लॉजिक हो, तो वो लॉजिक है तो क्या, पर उसका कोई मैथमेटिकली फॉर्मूला हो सकता है वो न ड्राइव हो। तो देखेंगे, एक एग्जांपल हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से डॉटेड करके लिख दिया। तो आप इसके बारे में, सब लोग आप इसके बारे में पहले से फैमिलियर्स हैं। तो ये क्या है, एक्चुअल में नेचुरल नंबर्स हैं, तो ये रूल है। अब नेचुरल नंबर्स हमें क्या से देखें, ऑल काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड ए नेचुरल नंबर। तो अब ये हमारे पास इस रूल के हिसाब से हमने ये नंबर लिख दिए, तो ये क्या कहलाएगा, ये सीक्वेंस कहलाएगा, क्योंकि ये डेफिनेट रूल को फॉलो कर रहा है, किसको, नेचुरल नंबर्स को। किसको करा, नेचुरल नंबर्स को। ये क्या है, एक सीक्वेंस हो जाएगा। दूसरा एक लिखा है 2 4 6 8, तो ये भी पैटर्न्स को फॉलो कर रहा है, पर ये क्या है, इवन नेचुरल नंबर्स। तो ये किसको फॉलो कर रहा है, इवन नेचुरल नंबर्स। ऐसे नेचुरल नंबर्स जो 2 से डिविजिबल होते हैं, तो ये हो जाएंगे 2 4 6 8, ठीक है। अब उसके बाद प्राइम नंबर्स, देखो अब इसका हम मैथमेटिकली फॉर्मूला ड्राइव करें तो ऐसा नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि हर किसी सीक्वेंस का मैथमेटिकली फॉर्मूला हम ड्राइव कर लें। नहीं, क्या क्या कुछ सीक्वेंस ऐसे भी होते हैं जिनका हम मैथमेटिकली फॉर्मूला ड्राइव नहीं कर सकते, बस वो होते कैसे, वो लॉजिकल भी हो सकते हैं। जब वो लॉजिकल हो सकते हैं तो फिर हम उसका मैथमेटिकली फॉर्मूला ड्राइव नहीं कर सकते। अगर इस हिसाब से हम देखें नेचुरल नंबर्स का, अगर हमारे पास नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर के लिए अगर हम फॉर्मूला बनाते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर को हम n से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्मॉल m, यानी n की वैल्यू कुछ भी डालते हैं और हमने बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। अगर हम देखो इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, ये क्या है, अगर मान लो नंबर्स हैं तो ये अगर हमारे मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन है, नेचुरल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, हम यहाँ स्मॉल n लिख देते हैं। अब इवन नेचुरल नंबर को हम किस हिसाब से करेंगे, 2n से, और यहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर, n क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर। तो ये मैथमेटिकली फॉर्मूला होगा कि हम इवन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं
टर्म मैथमेटिकली फॉर्मूला में किससे 2n से, और हम इसमें बात बोल रहे हैं कि n यहाँ पे नेचुरल नंबर है और इवन नेचुरल नंबर्स होते हैं वो क्या होंगे 2n होंगे। अब बात आती है इसमें प्राइम नंबर्स में। अब प्राइम नंबर्स ये दे रखा है, इसमें 7 इसे हटा देते हैं, इसमें 5 डबल लग गया है, तो ये क्या हो जाएगा 2 5 7, ये 2 5 7 11 13 17, ठीक है 19 23, ऐसे चलता जाएगा। अब ये क्या है, ये है प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स का हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है कि जिसे हम मैथमेटिकली की रिप्रेजेंटेशन में कर सकें। यानी अगर आपसे पूछा जाता है कि nth प्राइम नंबर क्या होगा, तो हमारे पास उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है कि हम उसका nth टर्म का उसका फॉर्मूला हम सीधा लिखते हैं कि उसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा। तो इसको हम क्या, ये लॉजिक है, हमने बोल दिया कि प्राइम नंबर्स की हमने लॉजिक बनाया कि कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर जो खुद से और एक से क्या होता है डिविजिबल है। एनी नेचुरल नंबर कैन बी डिविजिबल बाई इटसेल्फ एंड 1, दिस इज कॉल्ड ए क्या, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या है कि लॉजिक हमने यहाँ पे लगाया कि ऐसे नंबर्स का सेट, ऐसे ग्रुप ऑफ नंबर्स जो किससे डिविजिबल हों, डिविजिबल बाई, इसमें लॉजिक क्या है, ठीक है, एनी नेचुरल नंबर्स। यानी हम प्राइम नंबर्स की जब हम बात करेंगे तो प्राइम नंबर्स क्या होता है, एनी नेचुरल नंबर which can divisible by itself and 1, यानी जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो कोई भी नेचुरल नंबर, वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है प्राइम नंबर्स। तो ये हमने लॉजिक डाल दिया, बट इसके n टर्म्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कोई मैथमेटिकली फॉर्मूला नहीं है कि अगर हम उसे करेंगे तो कोई अगर हमने कोई भी नंबर दे देता है तो हम उसे चेक करेंगे कि वो प्राइम है कि नहीं, इस डेफिनेशन, इस लॉजिक के हिसाब से, तब हम बता पाएंगे कि वो नंबर प्राइम है या नहीं है। पर इसका हम n, देखो इसमें हमने यहाँ n लिख दिया, मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया कि हम इवन नेचुरल नंबर्स को हम 2n से लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर्स को हम n के हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर प्राइम नंबर से नहीं कर सकते। तो सीक्वेंस क्या हो सकता है, सीक्वेंस कोई भी ग्रुप ऑफ नंबर्स या सेट ऑफ नंबर्स जो एक लॉजिकल पैटर्न्स को फॉलो करता हो या किसी डेफिनेटिव रूल्स को फॉलो करता हो, वो सीक्वेंस कहलाता है। उसका मैथमेटिकली फॉर्मूला हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये सीक्वेंस होते हैं। अब कभी कभी पूछने के लिए एक वर्ड आ जाएगा, टर्म क्या होते हैं, अगर एपी के हिसाब से नंबर ऑफ टर्म। तो अगर हम इसमें बात करें सीक्वेंस के हिसाब से टर्म्स की डेफिनेशन दें, तो जो ग्रुप ऑफ नंबर्स हैं, यानी विच नंबर्स, ठीक है, पार्ट ऑफ ए सीक्वेंस, यानी ये नंबर्स हैं, इसके जो पार्ट्स हैं सीक्वेंस के, तो ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे, टर्म कहलाएंगे। पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, चौथा। तो ये टर्म्स क्या होते हैं, जो किसी भी सीक्वेंस में क्या कर रहे हैं, अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, उसमें इन्वॉल्वमेंट अपना दिखा रहे हैं, मतलब उसके अंदर वो इन्वॉल्व हैं, तो वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे, टर्म्स कहलाएंगे। ठीक है, टर्म्स हम एपी के टर्म्स बोलते हैं। तो एपी के लिए जब हम बात करेंगे, जब एपी के बारे में अभी हम जब इसके नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, कि पहले अभी देखेंगे सीक्वेंस के बाद देखेंगे कि प्रोग्रेशन क्या होता है, व्हाट इज द प्रोग्रेशन, फिर टाइप ऑफ प्रोग्रेशन। तो उस टाइप में एक होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो हम उसको भी अभी डिस्कस करेंगे। तो क्या किसी भी नंबर ऑफ सेट ऑफ नंबर्स में जो भी नंबर्स अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, टर्म्स कहलाएंगे। यानी ये नेचुरल नंबर्स में ये क्या, पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये फोर्थ, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो ये नंबर हैं वो अपना इन्वॉल्वमेंट उसमें दिखा रहे हैं। ठीक है, विच नंबर्स इन्वॉल्व इन एनी सीक्वेंस आर कॉल्ड ए टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस। उस सीक्वेंस के वो क्या कहलाएंगे, टर्म्स कहलाएंगे। ठीक है, आप इस पॉइंट को नोट कर लो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इस पर लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में कि क्या क्या प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक है, प्रोग्रेशन एक टाइप ऑफ ए सीक्वेंस होता है। एक्चुअल में क्या होता है, प्रोग्रेशन इज ए टाइप ऑफ सीक्वेंस जो एक डेफिनेट रूल को क्या करता है, फॉलो करता है। किसको, एक डेफिनेट रूल को फॉलो करेगा, हम उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। तो नोटेड सीक्वेंस बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अगर देखो हम एक सीक्वेंस होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है एकदम, फिबोनेसी एक सीक्वेंस होता है। तो फिबोनेसी सीक्वेंस को देखेंगे। इस फिबोनेसी सीक्वेंस का हम किस तरीके से करते हैं, अगर हमने लिखा फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट में हम जैसे देखेंगे, फर्स्ट के बाद फर्स्ट नंबर को कॉपी, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे। फर्स्ट के साथ ऐसे तो कितना आ जाएगा 2, इस 2 के इसके साथ ऐड करेंगे 3 के साथ ऐसे करेंगे कितना आ जाएगा 5 के साथ 3 को ऐड करेंगे कैसे 8, इसी तरीके से ऐसे करेंगे 13। तो ये क्या, एक लॉजिक है। ये क्या है कि ये लॉजिक होता जाएगा कि हम क्या, फर्स्ट वाले अगर हम सक्सीडिंग टर्म्स लिखना है तो प्रेसीडिंग टर्म के साथ एडिशन करके हम लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने ऐड किया 1 में 0 तो आ गया 1 में ऐड किया, जैसे अब इसमें 1 में ऐड किया 1 तो क्या आ जाएगा 2 में ऐड किया 1 तो आ जाएगा कितना 3। ये एडिशन चलता जाएगा।
तो ये हमारे पास क्या है, फिबोनाची सीक्वेंस। तो एक लॉजिक हमने डाल दिया कि ऐसे नंबर्स लिखो जिसमें क्या है कि हर एक टर्म्स में पिछले वाले टर्म्स को ऐड करके लिखते जाएं, ठीक है। तो ये एक फिबोनाची सीक्वेंस हो जाएगा। तो अब ये क्या एक लॉजिक्स है, ठीक है। तो हम हर किसी लॉजिक का ये नहीं कह सकते कि उसका मैथमेटिकली ड्राइव हो। तो प्राइम नंबर्स के nth टर्म का फॉर्मूला निकालने के लिए अभी डेरिवेशन नहीं है, तो आप किस तरीके से, तो हम क्या कहेंगे जस्ट पर लॉजिक है, पर ये क्या कहलाएगा, सीक्वेंस कहलाएगा कि ग्रुप ऑफ नंबर्स हैं बट एक डेफिनेट लॉजिक को ये फॉलो कर रहे हैं, इसलिए ये सीक्वेंस कहलाएगा। तो इसे नोट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं प्रोग्रेशंस क्या होता है। अब देखेंगे व्हाट इज द प्रोग्रेशंस, के प्रोग्रेशंस क्या होता है। तो ये प्रोग्रेशंस एक टाइप ऑफ ए स्पेशल टाइप बोल सकते हैं कि स्पेशल टाइप ऑफ ए सीक्वेंस जो एक डेफिनेट रूल्स को क्या करेगा, फॉलो करेगा, ठीक है। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना है कि कोई भी ऐसा सीक्वेंस जो एक डेफिनेट रूल्स को फॉलो करेगा हम उसे प्रोग्रेशंस बोलेंगे। तो प्रोग्रेशंस क्या होता है, व्हेन द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, यानी सीक्वेंस यानी किसका, टर्म्स का सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस, ठीक है, आर अरेंज अंडर डेफिनेट रूल। कोई भी सीक्वेंस जो एक डेफिनेट रूल के अंडर में क्या किया गया, अरेंज किया गया हो, वो क्या कहलाएगा, प्रोग्रेशंस कहलाएगा। और ये मेनली 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। क्या अगर प्रोग्रेशन एक तरीके का नहीं होता तो हम डेफिनेट ये नहीं बोल सकते कि यही एक रूल है। तो अलग अलग टाइप के प्रोग्रेशंस होते हैं, तो अलग अलग टाइप के डेफिनेट रूल्स होंगे, ठीक है। तो हमारे पास कोई भी एक ऐसा सीक्वेंस जो एक डेफिनेट रूल्स को फॉलो करता हो, हमें बोलेंगे उसे, हम क्या बोलेंगे उसे, प्रोग्रेशंस। और ये मेनली 3 कैटेगरीज में बांट रखा है मोस्टली। तो पहला क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सेकंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, थर्ड हार्मोनिक प्रोग्रेशंस। तो इसे 1 बाय 1 देखेंगे। तो सेकंड और थर्ड ये हायर क्लासेस में है, बट इसका बेसिक आइडिया जो छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं या इसके स्मॉल बैच से क्वेश्चंस आते हैं, जो क्वेश्चंस कभी कभी बनते हैं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल के नहीं, तो एनटीएससी या ओलंपियाड्स के सेक्शन में इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस और हार्मोनिक प्रोग्रेशंस दोनों के दोनों जीपी और एचपी। पर अभी हमने एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को फोकस कर रहे हैं इस सेशंस में, यानी जो हमारी जो सीरीज चल रही है तो एनसीईआरटी भी बेस्ड। तो एनटीएससी वाला सेशन हम अलग कर रहे हैं, तो उसमें ये डिस्कस करेंगे। तो अभी देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस क्या। हाँ, इसके बारे में भी थोड़ा सा आइडिया लेंगे कि ये होता क्या है, ज्योमेट्रिक जीपी क्या होता है और एचपी क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा आइडिया जरूर लेंगे। तो एपी क्या होता है, ये किस तरीके का प्रोग्रेशंस होता है। तो हम इसकी डेफिनेशन हम सीक्वेंस से लिंक करेंगे। कोई भी ऐसा सीक्वेंस जिसमें जो टर्म दे रखा है और उससे आगे वाला टर्म्स या उससे पीछे वाले टर्म्स के बीच में जो गैप रहेगा वो कैसा रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। यानी 2 टर्म्स के बीच में, टर्म्स और प्रेसीडिंग टर्म्स के बीच में हमेशा जो गैप रहेगा, हम इस तरीके से करेंगे कि कोई भी ऐसा सीक्वेंस, एक तरीके से हम एग्जांपल लेते हैं और इसके हिसाब से हम एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके हिसाब से हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक कोई सीक्वेंस दे रखा है, हमने लिखा 2 4 6 8 10, ये एक सीक्वेंस है, ठीक है। ये एक डेफिनेट रूल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। क्या ये एपी में है, तो हम एपी के लिए हम क्या बोलेंगे, कोई भी ऐसा सीक्वेंस जो टर्म है और उससे पहले वाला टर्म्स, प्रेसीडिंग टर्म्स का जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव नंबर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। यानी इसके 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसमें से हमने इसे सब्ट्रैक्ट किया, डिफरेंस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का, 8 और 6 के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का, इनके बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का। तो ये सभी के सभी दोनों के, देखो ये सभी क्या हो गया, डिफरेंस। तो जो कॉमन डिफरेंस है ये, यानी हर किसी टर्म्स के बीच में, यानी टर्म्स और उससे प्रेसीडिंग वाले टर्म्स, देखो ये अगर हमने 4 को एक नंबर माना तो इससे पहले वाले टर्म को हम बोलते हैं प्रेसीडिंग टर्म, प्रेसीडिंग टर्म, और इसके आगे वाले 4 के बाद वाले टर्म्स को हम बोलते हैं सक्सीडिंग टर्म, सक्सीडिंग टर्म और प्रेसीडिंग टर्म। टर्म हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे सेक्स उसमें, सीक्वेंस में क्या टर्म्स क्या होता है। कोई भी सीक्वेंस जिसमें जो नंबर्स इन्वॉल्व हैं वो नंबर्स क्या कहलाएंगे, उसके टर्म्स कहलाएंगे। 2 क्या एक टर्म है, 4 क्या एक टर्म है, 6 क्या एक टर्म है, 8 क्या एक टर्म है, 10 क्या एक टर्म्स है, ठीक है। ये क्या है, एक सीक्वेंस में क्या है, ये इन्वॉल्वमेंट है इनका, ये सीक्वेंस में क्या अकर हो रहे हैं, ठीक है, उसका ये पार्ट है, इसलिए ये उसके क्या कहलाएंगे, टर्म्स कहलाएंगे। तो अगर मान लीजिए कि हमने टर्म्स 4 फिक्स कर लिया, तो 4 से पहले वाले टर्म्स, प्रेसीडिंग टर्म्स का डिफरेंस क्या आएगा, 2 आएगा। अगर हमने 6 टर्म माना तो उससे पहले वाला टर्म क्या,
तो इन दोनों टर्म्स के बीच में गैप कितना आएगा, डिफरेंस कितना आएगा, 2 का आएगा। तो इस तरीके का कोई भी पैटर्न होगा उस पैटर्न को हम क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अभी ये जस्ट छोटा सा आइडिया है, इसके बारे में हम पूरा के चैप्टर इसी के बारे में करने वाले हैं, तो हम समझेंगे, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स लेके करेंगे और बहुत सारे हमारे पास सीक्वेंस दे रखे होंगे, उन सीक्वेंस में हम चेक करेंगे कि कौन सा सीक्वेंस है वो एपी है या नहीं है, वो आइडेंटिफाई हम करेंगे। ठीक है, तो डेफिनेट रूल सीक्वेंस को यानी एपी को पहचानने के लिए बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, को ये क्या है, टाइप ऑफ ए सीक्वेंस। ये एपी क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए टाइप ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, इन विच सीक्वेंस एनी टर्म्स और प्रेसीडिंग टर्म्स का जो गैप होगा, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टर्म्स टू प्रेसीडिंग टर्म्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। यह क्या रहेगा, ऐसा हमेशा सेम रहेगा, टर्म्स और उससे प्रेसीडिंग वाले टर्म्स के बीच का जो गैप है वो हमेशा कैसा रहेगा, फिक्स। तो इसके बारे में बहुत सारे और देखेंगे, बहुत सारे इसके चेंज क्या क्या है इसमें चीज़ें। अब देख समझते हैं जीपी। व्हाट इज द जीपी? जीपी क्या होता है, अर्थमेटिक वो जियोमेट्रिकली प्रोग्रेशन। ये भी एक टाइप का सीक्वेंस होता है। इसमें क्या होता है कि ये टाइप ऑफ ए सीक्वेंस, कोई ऐसा सीक्वेंस जिसमें टर्म्स और उसके प्रेसीडिंग वाले टर्म्स के रेशियो वो कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए। यहाँ पर क्या, ऊपर वाले में क्या था, डिफरेंस, ऊपर में क्या आ रहा था, डिफरेंस सेम आता था, तो डिफरेंस सेम आना चाहिए था, जो कांस्टेंट आना चाहिए। तो इसमें क्या आना चाहिए, रेशियो सेम आना चाहिए। क्या आना चाहिए साथियों, रेशियो सेम आना चाहिए। यानी जो टर्म्स गिवन होगा और उससे पहले वाले जो टर्म्स का होगा, प्रेसीडिंग टर्म्स का जो रेशियो होगा वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। एक एग्जांपल के हिसाब से समझते हैं, अगर मान लेते हैं 1, 3, 9, 27, 81, इस तरीके से हमारे पास कोई दे रखा सीक्वेंस। अब देखेंगे ये टर्म्स है, इसका हमने इसमें डिवाइड किया, इस वाले के देखो इनका रेशियो यानी इसके साथ, यानी रेशियो का है टर्म टू प्रेसीडिंग टर्म्स, तो 3:1 कितना आएगा, 3 आएगा। अगर इसका हम दोनों का रेशियो निकालें, 9:3 कैंसिल आउट करने के बाद कितना आ जाएगा, 3 आएगा। इसका हम रेशियो निकालें 27/9 तो कितना आएगा, इससे कैंसिल करेंगे 3 आएगा। इसका रेशियो हम निकालें 81/27 तो इसका रेशियो कैंसिल आउट होने के बाद कितना आएगा, 3 आएगा। यानी टर्म्स और प्रेसीडिंग टर्म्स का जो रेशियो है, इसी तरीके से हम किसी भी कंजुगेटिव नंबर्स के अंदर, हम किसी भी कोई भी कंजुगेटिव नंबर्स कहीं से भी हम 2 कंजुगेटिव नंबर्स उठाएं तो उनके बीच का जो दोनों का जो रेशियो है, यानी जो टर्म्स और उससे पहले वाले टर्म्स का रेशियो, वो हमेशा कैसा रहेगा, सेम रहना चाहिए। तो यानी रेशियो है वो कैसा रहना चाहिए, सेम होना चाहिए टू सक्सेसिव टर्म्स का। तो ये रेशियो रहेगा साथियों, वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो रेशियो सेम रहना चाहिए, तो अब रेशियो हो जाएगा सेम। तो इस तरीके के कोई भी सीक्वेंस होगा, हम उस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, जीपी। क्या बोलेंगे, जीपी, अर्थमेटिक वो जियोमेट्रिकली प्रोग्रेशन। अगर इसको टर्म्स को हम लिखें तो किस तरीके से लिखते हैं, इसके बारे में तो पूरा लिखेंगे कि किस तरीके से उसके जनरल टर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में हम नहीं करना है, तो बस छोटा सा आइडिया लेते हैं। अगर हमने पहला टर्म्स मान लिया साथियों ए, तो दूसरा टर्म्स क्या आएगा, ए आर, तीसरा क्या आएगा, ए आर ओ स्क्वायर, फिर आगे क्या आएगा, ए आर क्यू, ठीक है, ए आर की पावर 4, ऐसे चलता जाएगा। क्यों कि हमें पता है कि आर को हमने मान लिया क्या, रेशियो, हमने आर एक माना था, जो टर्म्स क्या आ रहा था, रेशियो, जैसे इस तरीके से हमने माना था ये, ठीक है। तो अब इसी तरीके से देखेंगे, ए में हम ए आर में ए का डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आर। इसी तरीके से ए आर ओ स्क्वायर में हम ए आर का डिवाइड करेंगे तो कटने के बाद क्या आ जाएगा, आर, ठीक है। नेक्स्ट में ए आर की पावर क्यू अपॉन ए आर ओ स्क्वायर लिखेंगे तो आर उसके से क्यू कट जाएंगे तो एक बता कितना आ जाएगा, आर। तो ये क्या हो जाएंगे, जनरल टर्म्स, ये क्या हो जाएंगे, ठीक है, जनरल टर्म्स किसके, जीपी के, ये किसके, जीपी के जनरल टर्म्स हैं। यानी कोई भी ऐसा सीक्वेंस जिसमें टर्म्स और उससे प्रेसीडिंग वाले टर्म्स का हमेशा रेशियो अगर सेम आता है, ऐसे सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं जीपी, अर्थ जियोमेट्रिकली प्रोग्रेशंस। बात समझ में आ गई। तो इसके बारे में हम जो एनटीएससी वाला सेक्शन है उसमें पूरा करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सेशन ये हार्मोनिक प्रोग्रेशंस। हार्मोनिक प्रोग्रेशंस क्या होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है वो लिंक रहता है किससे, एपी से। अगर मान लीजिए कोई, अगर हम बोलते हैं कोई भी ऐसा सीक्वेंस अगर वो हार्मोनिक दे रखा है तो समझ लेना कि उसके रेसिप्रोकल्स जो टर्म्स होंगे वो किस में लाई करने चाहिए, वो एपी में लाई करने चाहिए। इस बात को अच्छे से समझेंगे, एग्जाम्पल के तरीके से समझेंगे। अभी अगर मान लीजिए कि अगर ये बात बोला जाता है कि अगर कोई भी टर्म्स एपी में दे रखे हैं तो उसके रेसिप्रोकल्स जो टर्म्स होंगे वो किस में कहलाएंगे, एचपी में कहलाएंगे, ठीक है। एक तरीके से हमें इसे समझना है कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास 2, 4, 6, 8 ये हमें एपी दे रखा है, ये क्या है, एपी में है,
क्यों? ये पी में क्यों है कि देखो टू कंजुगेटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 का आ रहा है, तो ये AP में हो जाएगा। अब HP में कौन से टर्म्स होंगे? तो HP में इसके रेसिप्रोकल्स के टर्म्स को हम क्या बोलेंगे HP में, यानी 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, ये सीक्वेंस कहलाएगा, वो किस में कहलाएगा? HP में कहलाएगा। किस में कहलाएगा? HP में। अगर हमारे पास ध्यान से रखेंगे, अगर हम एक तरीके से ऐसे बोलें कि अगर A1, A2, A3, ये ऐसे, ये अगर HP में हैं, हमने मान लिया कि HP में टर्म्स हैं, तो 1/A1, 1/A2, 1/A3, ये किस में मस्ट लाई करेंगे? ये हमेशा किस में होने चाहिए? HP में, AP में होंगे। अगर कोई ऐसा सीक्वेंस जिसके टर्म्स AP में है तो उसके रेसिप्रोकल्स वाले टर्म्स कर दें तो वो सीक्वेंस क्या कहलाएगा? HP कहलाएगा। अगर कोई टर्म्स हमें AP में दे रखा है और उन टर्म्स को हम रेसिप्रोकल करने के बाद वो सीक्वेंस अगर हम बनाते हैं, वो सीक्वेंस किस में कहलाता है? HP में कहलाएगा। समझ में आ गया? तो एक बेसिक आइडिया था कि AP क्या, AP के बारे में पूरा हम समझेंगे 1 बाय 1, क्योंकि AP तो हमें पूरा चैप्टर ही कवर करना है, पर GP और HP एक बेसिक आइडिया लग जाता है कि किस तरीके से हो जाते हैं। तो सवाल पूछने अगर देखो इसमें GP में अगर पूछता है कभी कि उसका nth टर्म क्या आ जाएगा, तो nth टर्म करने के लिए हमारे पास क्या है कि जैसे पहले वाले टर्म में एक देखो इस पर क्या r की पावर 0, r की पावर 1, दूसरे वाले टर्म्स पे एक पावर कम आ रही है, तो लास्ट वाले टर्म्स पे तो जो हमारे पास nth टर्म होगा GP का, तो GP का जो nth टर्म आएगा, तो वो nth टर्म क्या हो जाएगा साथियों? वो हो जाएगा a r की पावर n-1, यानी लास्ट वाला टर्म होगा उसमें से n में से 1 कम कर देंगे पावर, तो वो nth टर्म हो जाएगा। तो कभी कभी का सवाल अगर इस तरीके से आपसे पूछ लिया जाता है तो आप उसे बता सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये आप नोट कर लीजिए और उसके बाद देखेंगे AP, यानी AP अब एक्चुअल में होता क्या है, हम उसकी डेफिनेशन कैसे देंगे, किस तरीके से कोई भी सीक्वेंस में AP को आइडेंटिफाई करना है, उसके बहुत सारे एग्जांपल्स वो सब करने वाले हैं। तो कॉपी पेन साथ ले लीजिए, उन्हें भी नोट कर लीजिए, आप नोट करते चलो, साथ साथ नोट करते चलिए। अब देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन काफ़ी आते हैं इस क्वेश्चन से, कंपटीशन में भी आते हैं, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैसे भी और इंटरेस्टिंग टॉपिक काफ़ी ज़्यादा। तो देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, जस्ट AP अब होता क्या है, तो इस बात को हम अब समझेंगे। AP इज ए डिफाइंड एज, हम AP को किस तरीके से डिफाइन करेंगे? AP इज डिफाइंड एज ए सीक्वेंस इन विच डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंजुगेटेड टर्म्स इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द सीक्वेंस। कोई भी ऐसा सीक्वेंस जिसके दो लगातार टर्म्स को कभी भी डिफरेंस करके देखें, कहीं से भी उठा के देखें, बीच बीच में से कहीं से भी 2 कंजुगेटिव नंबर्स को अगर हम उठा के देखते हैं और उनके बीच का डिफरेंस, शुरुआत के 2 नंबर उठा के देखते हैं, उनके बीच के नंबर्स का डिफरेंस कहीं से भी अगर हम उठा के देखें, वो हमेशा थ्रू आउट द, मतलब पूरे के पूरे सीक्वेंस में वो कांस्टेंट आना चाहिए। वो क्या आना चाहिए? फिक्स आना चाहिए। इस तरीके के हम सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे? AP बोलेंगे। बात समझ में आया? यानी कोई भी हमें एक सीक्वेंस दे रखा है, उस सीक्वेंस, बस इस बात को याद रखना। और ये जो हमने फिक्स नंबर बोला कि जो कांस्टेंट आ रहा है, उस हम कांस्टेंट को बोलेंगे क्या? कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस। ये डेफिनेट अकॉर्डिंग टू NCERT देखेंगे, NCERT में किस तरीके से इस वर्ड को डिफाइन किया गया है, उस चीज़ को देखेंगे। इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन ए लिस्ट ऑफ नंबर। कोई ये क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? एक लिस्ट ऑफ नंबर होता है इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाई एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू प्रेसीडिंग टर्म्स एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। अगर हमको कोई नंबर ऑफ सीक्वेंस दे रखा है कि ग्रुप ऑफ नंबर्स हमें बनाना है, इसमें क्या दे रखा है? लिस्ट ऑफ नंबर या ग्रुप ऑफ नंबर हमें अगर क्रिएट करना है, या AP में कोई नंबर ऑफ ग्रुप दे रखा है, तो उसका फर्स्ट टर्म में, यानी फर्स्ट टर्म में अगर एक फिक्स नंबर को ऐड करते जाएं तो वो हमारे पास एक सीक्वेंस बनेगा। हम उस सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे? AP बोलेंगे। और ये दे रखा है कि जो फिक्स्ड नंबर रहेगा, उस फिक्स्ड नंबर को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म। अगर जो हम देखो फर्स्ट नंबर हमें पहले क्या करना पड़ेगा? एज्यूम करना पड़ेगा और उसमें हमें एक फिक्स्ड नंबर है वो ऐड करते जाना पड़ेगा। अब इस तरीके इसके पहले एग्जाम्पल लेंगे और उसके हिसाब से हम करेंगे। इसके अगर एग्जाम्पल लेते ध्यान से देखेंगे, 1 3 5 7 9 एक ये सीक्वेंस दे रखा है। अब ध्यान से देखेंगे, अगर ये हमने फर्स्ट टर्म माना, ये क्या है हमारे पास? फर्स्ट टर्म। ये फर्स्ट टर्म है। टर्म की हम डेफिनेशन पहले बता चुके हैं। कोई भी सीक्वेंस है जिसमें जो नंबर इन्वॉल्व रहते हैं, उन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? टर्म्स। तो इसका ये 1 दे रखा है, ये कौन सी नंबर पे इन्वॉल्वमेंट है? फर्स्ट पे, तो फर्स्ट टर्म कहलाएगा। ये हमारे पास क्या है? सेकेंड टर्म। ये क्या हमारे पास? सेकेंड टर्म। अब
हमने ये दो नंबर सेलेक्ट किए, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे 3 - 1, यानी नंबर में से हमें प्रेसीडिंग टर्म्स को हम क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। अगर हमने ये दोनों नंबर उठाए, यहाँ से इसको देखेंगे 9 में से कितना माइनस करेंगे 7, तो कितना आ जाएगा 2। तो कहीं से भी अगर हम 2 नंबर्स उठाएंगे, 2 कंजुगेटिव नंबर्स, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा एक कांस्टेंट नंबर आएगा, और इस कांस्टेंट नंबर को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी से। और फर्स्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ए से। किससे करेंगे, जो फर्स्ट टर्म होगा तो हम फर्स्ट टर्म को करेंगे ए से रिप्रेजेंट, और कॉमन डिफरेंस होगा वो कॉमन डिफरेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डी से। किससे, डी से। अगर हमें एपी का सीक्वेंस अब हमें फॉर्म करना है, हमें फर्स्ट टर्म दे रखा है और कॉमन डिफरेंस दे रखा है, तो हम करेंगे क्या, फर्स्ट टर्म में डी को ऐड कर देंगे, सेकंड टर्म आ जाएगा, फिर एक डी और ऐड कर देंगे, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म आ जाएगा, फिर 2d ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, थर्ड टर्म आ जाएगा। इस तरीके से हम ऐड करते जाएंगे तो हम नंबर ऑफ क्या मिल जाएगी, लिस्ट ऑफ नंबर मिल जाएगी, या ग्रुप ऑफ हमें नंबर क्या मिल जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। और उस वाले नंबर ऑफ ग्रुप जो रखा है, लिस्ट ऑफ नंबर्स या ग्रुप ऑफ नंबर्स होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे। अब क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट इस बात को याद रखना है कि जो कॉमन डिफरेंसेस होता है साथियों, वो कॉमन डिफरेंस जो हम ऐड करें एक फिक्स नंबर, वो 0 भी हो सकता है, वो प्लस में भी हो सकता है, और वो माइनस में भी हो सकता है। तो कॉमन डिफरेंस है ये क्या हो सकता है, मे बी 0 भी हो सकता है, और ये पॉजिटिव में भी हो सकता है, और ये नेगेटिव में भी हो सकता है। अगर बात करेंगे इस वाले, अगर हमने एक ये सीक्वेंस लिया है क्या, 1, 3, 5, 7, 9, तो इनके बीच में कितना चल रहा है, प्लस का 2 एडिशन चल रहा है हर किसी वर्ड में, यानी एक सक्सीडिंग टर्म को हमें अगर हमें क्या करना है, फॉर्म करना है, तो उसमें 2 ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें एक जो सीक्वेंस मिलेगा तो उसमें क्या है, डी की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव। अगर हमारे पास कोई एक एग्जांपल दे रखा है इस तरीके से कि 2, 2, 2, 2, एक सीक्वेंस दे रखा है, तो इसमें हमने कितना ऐड किया, 0, इसमें हमने कितना ऐड किया, 0, इसमें हमने कितना ऐड किया, 0, तो ये क्या है, तो इसमें एडिशन कितना चल रहा है, 0 का, तो हर किसी टर्म्स में 0 का एडिशन चल रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये एपी में होगा। एपी में होगा तो इसका कॉमन डिफरेंस जो डी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0। यानी हर एक सक्सीडिंग टर्म्स के बीच में उसके प्रेसीडिंग टर्म्स से अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो उनके बीच में जो गैप आ रहा है, डिफरेंसेस आ रहा है, वो कितने का आ रहा है, 0 का आ रहा है। तो इसलिए ये सीक्वेंस भी इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, वो 0 हो जाएगा। अगर हमारे पास एक तरह का कोई सीक्वेंस, एक एग्जांपल और लेते हैं, अगर हमारे पास 15, 12, 9, 6, 3, आपके पास दे रखा है इसमें 0। तो इस तरीके से अगर हमारे पास एक टर्म्स दे रखा है तो देखो इसमें 15 में से देखेंगे, इसमें 12 में से कितना माइनस किया, 15, तो कितना आएगा, -3। 9 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3। अगर 3 में से -6 करेंगे तो 3 में से -6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3। 0 में से -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3। ये अगर देखो सीक्वेंस चल रहा है तो हर किसी में गैप कितने का आ रहा है, माइनस का आ रहा है, हर किसी में देखेंगे आपको माइनस का गैप आ रहा है। यानी 15 से 12 3 कम हो गया, 12 से 3 कम हुआ है, 9 से 6 3 कम हो गया। हर किसी एक सक्सीडिंग टर्म्स में जो गैप आता जा रहा है वो -3 का आ रहा है, पर हर किसी टर्म्स के अंदर ये गैप आ रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है। ये कांस्टेंट आ रहा है तो इसलिए इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो किस में होगा, नेगेटिव में होगा। तो आप इस बात को हम विशेष याद रखेंगे कि कोई भी अगर सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो उसका कॉमन डिफरेंस प्लस में भी हो सकता है, उसका डिफरेंस माइनस में भी हो सकता है, और उसका डिफरेंस की वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो कन्फ्यूज नहीं होना है कि प्लस ही प्लस होगा तभी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, ऐसा नहीं है। वो 0 भी है, माइनस में भी है, प्लस में भी है, तब भी वो किस में होगा, एपी में हो जाएगा। तो अब हमारे पास एपी के लिए अगर देखो हम एपी की अगर जनरल फॉर्म लिखना चाहते हैं कि एपी की जनरल फॉर्म एक्चुअल में आएगी क्या, तो हमें पता अगर उसका फर्स्ट टर्म ए है और सेकंड टर्म हम निकालने के लिए उसमें हर एक नंबर्स को नया टर्म निकालने के लिए, सक्सीडिंग टर्म्स को बनाने के लिए, उससे आगे वाला टर्म्स को बनाने के लिए हम कॉमन डिफरेंस का ऐड करते चलते हैं। तो अब देखेंगे कि हमारे पास जनरल टर्म क्या हो जाएंगे। अब ध्यान से देखेंगे, अगर हमारे पास हम सीक्वेंस बनाना चाहते हैं एपी में, तो एपी में सीक्वेंस किस तरीके से बनाएंगे, तो इस चीज़ को देखेंगे। अगर मान लेते हैं कि लेट करते हैं, लेट क्या करेंगे कि A1, A2, A3 ये किस में, एपी में है, किस में है, एपी में है। और इस पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, तीसरा, ये टर्म्स एपी में है। तो A1 की वैल्यू क्या होगी, A1 की वैल्यू A होगी, क्योंकि हमने बता दी कि पहला टर्म्स क्या, A,
और कॉमन डिफरेंस, इसके बीच में डिफरेंस कितना है डी का, इसके बीच में गैप कितने का डी का, और इन दोनों के बीच में गैप कितने का डी का। तो एक्चुअल में A2 निकालेंगे तो A2 क्या आएगा हमारे पास, A2 आएगा A प्लस के डी, क्या आएगा A प्लस के डी। अगर हम A3 निकालेंगे तो कितने गैप ऐड कर देंगे, A प्लस के डी प्लस के डी, क्योंकि इन दोनों लगातारों में भी तो डी का गैप रहना चाहिए, इससे अगले वाले टर्म में एक डी ज़्यादा होगी। अगर हम इसी तरीके से A4 करेंगे तो क्या आएगा A प्लस के डी प्लस के डी प्लस के डी। पर इतनी डी कहाँ तक लिखेंगे, तो हम इसको समराइज फॉर्म में लिख देंगे। तो पहला टर्म क्या आ जाएगा A, इसमें क्या आ जाएगा A प्लस के डी, इसमें कितने 2 हो जाएंगे A प्लस के 2D। अगर हम इसमें देखेंगे तो किसमें हो जाएगा A प्लस के 3D। ठीक है, तो अब हमारे पास जो AP में टर्म्स आएंगे तो देखो इस दोनों टर्मों में गैप देखेंगे D का आ रहा है, इन दोनों टर्म्स में गैप देखेंगे D का आएगा, इन दोनों में देखेंगे गैप कितने का आएगा, डिफरेंस कितने का आएगा, D का आएगा। तो ये क्या कहलाएंगे टर्म्स। तो ये A1 A2 A3 A4 ये चल रहे हैं, तो ये क्या है टर्म ऑफ AP, क्योंकि ये इस AP के अंदर क्या है इन्वॉल्व हैं। ऐसे टर्म्स जो उस AP के अंदर इन्वॉल्व हैं वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे, टर्म्स कहलाएंगे। तो A1 A2 A3 A4 ये क्या है टर्म्स ऑफ AP। तो अब हम जनरल फॉर्म अगर लिख रहे हैं AP की, तो AP किस तरीके से चलेगी, A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D, इस तरीके से चलेगी। यानी ये हो गया पहला टर्म, ये हो जाएगा दूसरा टर्म्स, ये तीसरा टर्म्स हो जाएगा A3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा A3, ये हो जाएगा A4, और ऐसे ये चलती जाएगी। अब बात करेंगे कॉमन डिफरेंस। हमने बोला कि सब में डी करेंगे। अगर देखो एक्चुअल में चल क्या रहा है, अगर हम डी की वैल्यू निकाल रहे हैं तो डी निकलेगा कैसे, सक्सीडिंग टर्म्स में से प्रेसीडिंग टर्म्स को माइनस करते तो डी की वैल्यू क्या आएगी A2 माइनस के A1। अगर इन दोनों में बात करें तो ये भी तो डी के बराबर होगा, ये भी डी के बराबर होगा, ये की डी की, तो दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी A3 माइनस के A2। अगर हम A3 में से A2 माइनस कर देंगे, सिमिलर अगर हम इसमें से इसे माइनस कर दें तो भी क्या आएगा A4 माइनस के A3, और ये लगातार रिपीटिवली प्रोसीजर चलता जाएगा। क्या अगर हम देखेंगे ये कॉमन डिफरेंस हो जाएगा डी के बराबर, ये भी हर किसी टर्म्स के, यानी अगर सक्सीडिंग टर्म्स में से प्रेसीडिंग टर्म्स को माइनस करते जाएंगे तो हमें डी मिलता जाएगा। डी ये क्या रहेगा, ये फिक्स रहेगा कितने भी टर्म्स हों। अब देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के, तो हम डिफरेंस बताएंगे। एक होगा फाइनाइट और एक होगा इनफाइनाइट। अब ये टर्म्स के अकॉर्डिंग होते हैं, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस 2 टाइप का होगा, एक होगा फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और एक होगा इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होगा, तो हमें सीक्वेंस पता चल गया, ये क्या है सीक्वेंस, ये क्या है नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये क्या है इस तरीके से हम लिखते हैं, तो नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, ऑफ AP। ये AP के क्या है टर्म्स, पहला टर्म क्या A, दूसरा क्या होगा A प्लस डी, फिर क्या A प्लस 2D A प्लस 3D, ऐसे चलते जाएंगे नंबर ऑफ टर्म्स। या हम उसे नंबरिंग में लिख दें कि पहला टर्म को हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं A1 से, दूसरे नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं A2 से A3 से A4 से, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे AP के। ठीक है, अब टाइप ऑफ, अगर हम AP की बात करते हैं साथियों, तो टाइप ऑफ AP है वो कितने तरह की, 2 तरीके की होती है। ठीक है, एक फाइनाइट AP और एक इनफाइनाइट AP, और वो किसके अकॉर्डिंग होती है, वो होती है अकॉर्डिंग टू टर्म्स। तो 2 टाइप ऑफ AP, ठीक है, 2 टाइप ऑफ AP। जो AP होगी वो 2 टाइप की होगी, अगर हम किसके हिसाब से, टर्म्स के हिसाब से। एक होगी फाइनाइट इनफाइनाइट और एक होगी फाइनाइट। फाइनाइट AP और इनफाइनाइट AP। इनफाइनाइट AP में क्या है कि नंबर ऑफ टर्म्स जो इसमें इन्वॉल्वमेंट होंगे वो कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक चलेंगे। जो फाइनाइट AP रहेगी उसमें नंबर होंगे वो कैसे रहेंगे, फाइनाइट रहेंगे, यानी कैसे कैलकुलेट होंगे, वो ईजिली क्या किया जा सकते हैं, वो कैलकुलेट हो जाएंगे। तो अब देखेंगे इसका अगर एग्जांपल लिखते हैं इनफाइनाइट AP का 1, 2, 3, 4, तो ये नेचुरल नंबर्स हैं। तो नेचुरल नंबर्स कहाँ तक चलते हैं, इनफाइनाइट तक चलते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, AP है तो कहाँ तक चल रही है, इनफाइनाइट टर्म्स तक। अगर हम इसमें से फाइनाइट टर्म का अगर कोई एग्जांपल लिख रहे हैं तो 2, 4, 6, 8, डॉटेड करके लिख दिया 100 तक, लास्ट टर्म हमने 100 लिख दिया। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस आया है जो AP में है, और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने, फाइनाइट, यानी 100 टर्म्स हम कैलकुलेट उसे कर सकते हैं, तो इसे पता है कि ये फाइनाइट है। तो नंबर ऑफ टर्म्स ये फाइनाइट रहेंगे तो फाइनाइट AP, और जिस टर्म्स में नंबर ऑफ जिस कोई भी सीक्वेंस है उसमें टर्म्स की काउंटिंग अगर इनफाइनाइट है तो क्या कहलाएगी, इनफाइनाइट AP। ठीक है, तो ये इस तरीके से रहेंगे। तो अब इसमें देखेंगे कि पहले वाले एक्सरसाइज है हमारे पास NCERT, अब NCERT की एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, उसमें देखेंगे
कौन से सीक्वेंसेस हैं वो एपी में है। एपी में चेक करने के लिए हमें करना क्या, बस यही फॉर्मूला यूज करना है। हर किसी में हमें नंबर ऑफ सीक्वेंस दे रखे होंगे A1 A2 A3 A4, यानी A प्लस डी A प्लस 2D A प्लस 3D, ये हमें टर्म्स गिवन होंगे। उन गिवन टर्म्स में से हम हर किसी में से डी निकालेंगे। पहले में से दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे, तीसरे में से दूसरे को, फोर्थ में से थर्ड को, फिफ्थ में से फोर्थ को, इस तरीके से माइनस कम से कम 3 चेक करेंगे और उसके हिसाब से फिर हम बताएंगे कि कोई भी टर्म्स अगर एपी में है तो अगर उसके सभी के सभी कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ गए यानी तो वो क्या कहलाएंगे, वो क्या कहलाएगी, एपी कहलाएगी, अर्थमेटिक। तो 4.1 एक्सरसाइज टोटल की टोटल इसी बात पर दे रखी है कि हमें उसमें आइडेंटिफाई करने के कौन कौन से टर्म्स एपी में हैं। अगर एपी में है तो आगे के टर्म लिखिए, अगर नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे में होंगे तो बस हमें यही चेक करना होगा कॉमन डिफरेंसेस क्या होता है और उसका फर्स्ट टर्म क्या होता है। तो समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। वो करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में कि किस तरीके से हम एपी के टर्म्स हैं तो 4.1 एक्सरसाइज हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो ये बात हमें याद रखना है। तो अब हमारे पास जो टर्म्स हो गए एपी के कैसे हो जाएंगे, एपी में अगर इस तरीके से लिख रहे हैं तो ये पहला टर्म हो गया। तो इन बातों को हमें अभी याद रखना है। तो ये पॉइंट है कि इस तरीके से जब भी हम एपी को पहचान करेंगे तो एपी की पहचान करने के लिए हमें क्या करना होगा, डी की वैल्यू निकालनी होगी। यानी पहले इस वाले टर्म्स में से इसे माइनस करेंगे, थर्ड में से सेकंड को, और 3 डी चेक करके देखेंगे कम से कम। यानी सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकंड और फोर्थ में से थर्ड को माइनस करके अगर तीनों की वैल्यू कॉमन डिफरेंसेस सेम आ गया तो वो क्या कहलाएगा, एपी कहलाएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं और उसके बाद हमें बताना है क्या वो एपी में है या नहीं। एक एग्जाम्पल जैसे लिखते हैं कि अगर हमारे पास दे रखा है √4, √8, √16, √32, √64, क्या बताओ क्या ये एपी में है या नहीं। ये एक हमें एक सीक्वेंस दे रखा है साथियों और हमें चेक करके बताना है क्या ये सीक्वेंस एपी में है या नहीं। कभी भी जब हम सीक्वेंस को चेक करेंगे या आइडेंटिफाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले कोई भी सीक्वेंस होगा पहले उसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, सिंप्लीफाई करके लिखेंगे और उसके बाद हम उसका आंसर दे पाएंगे। तो पहले इसे सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। अगर रूट इसको बात करेंगे इसमें तो ये क्या आ जाएगा, सिंपल अगर दे रखा है इसमें अगर हम चेक करके देखेंगे तो ये क्या आ रहा है, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। इसको हम चेक करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। अगर हम इसकी बात करेंगे ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, इसकी बात हम करेंगे ये कितना आ जाएगा, इसमें से बात करेंगे 4√2 हो जाएगा। अगर इसमें से हम बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये हमारे पास अब सीक्वेंस आ गया। अगर हम इसमें से इसे माइनस करते हैं तो डी निकालेंगे तो डी क्या आ जाएगा, 2√2 माइनस के 2। ठीक है, इसमें से हमने इसे माइनस किया, ये आ जाएगा डी की वैल्यू। क्या आप दूसरी वाली डी निकाल के देखेंगे, इसमें से इसे माइनस करके देखेंगे तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 माइनस के 2√2। क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है, अगली डी निकाल के देखेंगे, इन दोनों में से इसे माइनस करेंगे तो एक डी क्या आ रही है, ठीक है, 4√2 माइनस के 4। तो हम देखो इसे D1 D2 मान लेते हैं, D1 D2 ये D2 D3। अगर एपी में कब होगा, जब D1 की वैल्यू बराबर D2 की वैल्यू बराबर D3 की वैल्यू बराबर D के आ जाए, ये सभी कॉमन टर्म्स आ जाएं तो वो किस में हो जाएगा, एपी में हो जाएगा। अगर इसमें से कोई भी अगर बराबर नहीं आता है तो वो एपी में नहीं है। तो क्या ये D1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 2√2 माइनस 2, ये आ रही है 4 में से 2√2 माइनस करेंगे 4√2 में से, तो ये एपी में ये इक्वल नहीं है। अब वो इक्वल नहीं आ रहे हैं तो फिर क्या आ जाएगा, ये एपी में नहीं होगा। तो हम इस तरीके से टर्म्स को हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि कोई टर्म्स एपी में। अगर दूसरा हम टर्म्स मान लेते हैं कि √2, 3√2, 4√2, ऐसे अगर हमने लिखा √2, 2√2, 3√2 और 5√2, इस तरीके से हमें एक सीक्वेंस दे रखा है। तो इसमें चेक करके देखेंगे ये क्या है, A1, ये क्या हमारे पास A2, ये है A3, ये है A4। ठीक है, अब हमें डी निकालना है, D1 की वैल्यू क्या आएगी, A2 माइनस के A1। तो A2 में से A1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2√2 में से माइनस करेंगे √2 तो कितना आ जाएगा आंसर, √2। यानी 2√2 में से एक रूट जाएगा तो √2 बचेंगे। इसी तरीके से D2 निकालेंगे तो D2 क्या आएगा, A3 माइनस के A2। तो इसमें से क्या करेंगे, 3√2 में से माइनस के 2√2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, √2। इसी तरीके से D3 भी निकालेंगे तो D3 क्या आएगा हमारे पास, ये 4 है, 3 नहीं है, ये 4 है। तो 4√2 में से हम 3√2 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, √2। तो हर किसी में हमने इसमें देखा कि D1 की वैल्यू, D2 की वैल्यू और D3 की वैल्यू सबकी बराबर कितनी आ रही है, √2। ये कांस्टेंट आ रही है, तो इसलिए ये सीक्वेंस किस में है, ये एपी में है। अगर आपके पास ये एपी में अगर पता चल गया तो इसके नेक्स्ट टर्म भी हम लिख सकते हैं। आगे वाला टर्म कितना आ जाएगा,
5√2, नेक्स्ट क्या आ जाएगा 6√2। तो हम कितनी भी टर्म्स अब इसमें हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके की 4.1 एक्सरसाइज है, बहुत आसान है, तो हम उसे बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। तो आप उसे सेल्फ ट्राई कीजिए, ठीक है। वो आपके लिए होमवर्क में आप जितने कर सकते हैं करते हैं, नहीं तो फिर आगे हम अगले सेशंस में उससे पूरा करेंगे, ठीक है साथियों। अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो इसे जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों को भी इसे शेयर कीजिए, ठीक है। और आपका जो भी एक भी डाउट्स आपकी नहीं छोड़ी जाएगी, टारगेट इस हिसाब से अभी लेके चलेंगे, अभी पूरा का पूरा सेशंस बनाएंगे कि किस चैप्टर को किस तरीके से करना है, पूरा का पूरा उस पर वीडियो बनाएंगे अलग से, ठीक है। तो ये देखना है बस, टारगेट इस हिसाब से लेना है 95+। आउट ऑफ की पूरी कोशिश करनी है कि हमें जो भी स्कोर करना है वो आउट ऑफ में आउट ऑफ लेके आना है। एक भी क्वेश्चन आपके छोड़ेंगे नहीं, किसी भी तरीके की कोई भी डाउट्स होगी वो सभी के सभी आपकी डाउट्स क्लियर की जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आप हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।